नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। यहाँ पर हम देख रहे थे इकाई 4 जो वैचारिक पृष्ठभूमि है वह हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसमें हमें लोहिया दर्शन प्रारंभ किया था और लोहिया दर्शन में हम लोहिया जी के जो राम मनोहर लोहिया जी के हम कार्य देख रहे थे। इसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था कि आर्थिक विकास की रूपरेखा, यानी राम मनोहर लोहिया की आर्थिक विकास की क्या रूपरेखा थी, यह हमने यहाँ तक पढ़ा था और इसके आगे आप हम पढ़ेंगे। उनकी मान्यता थी कि गांधी जी गांधीवादी सत्याग्रह तथा आर्थिक और राजनीति क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण को अपनाया जाए। यानी लोहिया जो है वह क्या कहते थे, जो गांधीवादी सत्याग्रह था तथा धार्मिक राजनीतिक क्षेत्र, यानी जो गांधीवादी सत्याग्रह जो है वह आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण अपनाया जाए कि नीति नीति के माध्यम से मार्क्सवाद के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो महात्मा गांधी की जो सत्याग्रह की नीति थी उससे मार्क्सवाद के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। डॉक्टर लोहिया हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि, यानी लोहिया का ये कथन है, डॉक्टर लोहिया इस बात को स्वीकार करते हैं कि आर्थिक विश्व और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए गांधीवादी दर्शन बढ़कर अन्य कोई तकनीक नहीं है। यानी लोहिया क्या कहते हैं, तो जो गांधीवादी दर्शन था वही एक अच्छा है। क्यों है अच्छा? क्योंकि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए गांधीवादी दर्शन अच्छा है। ये कौन कहते हैं? तो यह लोहिया जी। महात्मा गांधी की तरह लोहिया भी बड़ी बड़ी मशीनें लगाने के विरुद्ध थे। यानी जो औद्योगिक क्रांति के विरुद्ध महात्मा गांधी भी थे और यह लोहिया भी थे। इस सत्य को जीवन में प्रतिष्ठित करने के लिए मर्यादा तथा सीमा असीमा का ध्यान रखना होगा। मार्क्सवाद भौतिक भौतिक उत्क्रांति और संतुष्ट तो प्रदान कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक शांति नहीं। यानी औद्योगिक जो है वह मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद भौतिक क्रांति और जो भी संतुष्टि ला सकता है, लेकिन मार्क्सवाद यह आध्यात्मिक शांति है वह नहीं ला सकता। भौतिक संतुष्टि समाज का एकमात्र लक्ष्य नहीं। यानी केवल बाहरी संतुष्टि या बाहरी जो भी संतोष है, आनंद है, खुशी है, वह केवल एकमात्र लक्ष्य नहीं है। विशेष अधिकार वाले शोषक वर्ग का वर्गीकरण वे निम्न रूप में करते हैं। यानी जो शोषक वर्ग है उसका वर्गीकरण लोहिया करते हैं। विशेष अधिकारी वाला वर्ग, यानी जो विशेष अधिकार वाला वर्ग संपत्ति, जाति और भाषा के आधार पर, यानी जो विशेष अधिकार वाले वो शोषक जो है वह कौन है? संपत्ति, जाति और भाषा के आधार पर है। वर्गों का गठन, वर्गों के गठन में क्या है? नौकरशाही अधिकार, उच्च मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग और सर्वहारा। यह शोषितों के भाग किसने किए हैं? तो यह शोषितों के भाग जो है लोहिया जी ने किए हैं, याद रखिए। विशेष अधिकार वाला वर्ग, विशेष अधिकार वाले वर्ग में कौन आता है? जो संपत्ति, यानी संपत्ति, जाति और भाषा के आधार पर जिसका शोषण होता है उसको विशेष अधिकार वाला वर्ग कहता है। और नौकरशाही अधिकारी, उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्य वर्ग, सर्वहारा वर्ग। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से शोषक वर्ग के विभाग जो है नौकरशाह अधिकारी, उच्च मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग और सर्वहारा वर्ग, ये किसने किए हैं? तो यह लोहिया ने की है। समाज में व्याप्त विसंगतियों को समझने के पश्चात डॉक्टर लोहिया ने इन विसंगतियों को दूर करने के लिए कुछ नीतियों का प्रतिपादन किया, जो है जाति नीति, भूमि नीति, अन्न नीति, आय नीति। यानी लोहिया ने क्या किया है? लोहिया ने इन विसंगतियों को, यानी जो भी विसंगति है, विसंगति कौन सी? ये नौकरशाही अधिकार, उच्च मध्य वर्ग, इनकी विसंगतियों को दूर करने के लिए समाज में व्याप्त जो विसंगति समझने के लिए पश्चात, यानी जो विसंगतियां हैं समाज में व्याप्त, उनको प्रतिपादित करने के लिए, उनको मिटाने के लिए जाति नीति, भूमि नीति, अन्न नीति, आय नीति, मूल्य नीति, राष्ट्रीय श्रम नीति, भाषा नीति, यह लोहिया ने बताए हैं।
उसके बाद है सप्त क्रांति पर एक दृष्टि, यानी लोहिया जी ने सप्त क्रांति लाई है और उस सप्त क्रांति में कौन कौन से मुख्य बातें बताई है। लोहिया ने 7 क्रांतियों की अवधारणा इस रूप में प्रस्तुत की, यानी राम मनोहर लोहिया ने कितनी क्रांतियों या की है, 7 क्रांतियाँ। वह 7 क्रांतियाँ कौन-कौन सी है? सबसे पहली क्रांति है नर-नारी की समानता के लिए, यानी स्त्री-पुरुष समानता। दूसरी है रंग भेद के कारण राजकीय, आर्थिक तथा वैचारिक असमानता के विरुद्ध, यानी रंग भेद के अनुसार क्या, जो अंग्रेज थे वह गोरे थे और हम भारतीय जो है वह कृष्ण वर्णीय है, थोड़े से काले सावले रंग के हैं। तो इस कारण जो है वह राजकीय क्षेत्र में हो या अन्य कोई भी क्षेत्र में हो, नौकरी पेशा वर्ग क्षेत्र में हो, तो वह अंग्रेज सरकार जो है हम लोगों को काला कहकर वह वो नौकरी का अधिकार नहीं देती थी, या अच्छे पद पर जो है वह केवल अंग्रेज़ों को ही रखती थी। हम जैसे भारतीयों को जो है एकदम निम्न वर्ग का काम दिया जाता, निम्न स्तर का। तो इसलिए जो रंग भेद है, उस रंग भेद के कारण राजकीय, आर्थिक तथा वैचारिक असमानता, यानी रंग भेद, ये काले, हम भारतीय जो है काले हैं, अंग्रेजी जो है वो गोरे हैं। इस कारण जो है, जो रंग भेद के कारण जो राजकीय क्षेत्र था, आर्थिक तथा वैचारिक क्षेत्र में असमानता फैली हुई थी, उसमें समानता लाने के लिए उन्होंने विरोध किया था। अगले है तीसरे नंबर की क्रांति देती है संस्कारगत जन्म जाति प्रथा के विरुद्ध तथा पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर प्रदान करने के लिए, यानी जो पिछड़ा वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उन्हें भी समाज के प्रवाह में लाया जाए और उन्हें भी उनके कौशल्य के अनुसार विशेष अवसर, जो रोजगार के अवसर हो, शिक्षा के अवसर हो, वह देने चाहिए। संस्कारगत जन्म जाति प्रथा के विरुद्ध, यानी संस्कारगत, अभी समझो किसी कोई एक व्यक्ति है, विशिष्ट जाति में जन्मा हुआ है, तो उस जाति का जो काम है वही उसको करना पड़ता है। जैसे कि लोहार जो है वह लोहे के वस्तु बनाता है, तो कोई किसी लोहार का बेटा है, तो उसी लोहे के ही वस्तु का, लोहे के से ही वह वस्तु बनाए और उससे ही वो व्यापार करे, लेकिन वह न कर कर वह आगे पढ़ाई लिखाई करे और वह आगे बढ़े और किसी अच्छे ओहदे पर या अच्छे नौकरी पर जाए, इसलिए वह उन्होंने, लोहिया जी ने प्रयत्न किए हैं। संस्कारगत जन्मजात प्रथा के विरुद्ध तथा पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर, यानी संस्कारगत यानी क्या है, जो जो पारंपरिक व्यवसाय करते थे वह, और जाति प्रथा के विरुद्ध, यानी जो जाति प्रथा थी वह, उसको भी निचोड़कर, उसको भी छोड़कर उसका विरोध किया। और जो पिछड़ा वर्ग था, हम इसको अस्पृश्य दलित कहते थे या हाशिए का समाज कहते हैं, उसको भी वहाँ उन्होंने विशेष अवसर, यानी कामगार, अच्छे रोजगार के अवसर, शिक्षा के अवसर उपलब्ध करा के दिए। पर्दे की गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज्य के लिए, यानी लोहिया ने क्या किया, जो पर्दे की गुलामी के खिलाफ, यानी जो पर्दे की गुलामी थी, पर्दे में रहकर स्त्रियों को यथा, यानी पर्दे में ही रहना चाहिए, उसके खिलाफ, यानी पर्दा हटाओ या पर्दा नहीं करना चाहिए, इसके उन्होंने लोक राज्य के लिए अपना काम किया। आगे है व्यक्तिगत पूंजी संबंधी विशेषताओं के विरुद्ध तथा आर्थिक समानता के लिए, यानी जो आर्थिक समानता, यानी सभी का जो है, सभी को अनाज मिले, सभी को कुछ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके एक समान अवसर मिले, ऐसी उन्होंने बात की है। निजी जीवन के अधिकार, आवश्यक हस्तक्षेप के विरुद्ध तथा लोकतंत्रीय पद्धति के लिए, अस्त्र शस्त्रों के विरुद्ध तथा सत्याग्रह के लिए, यानी अस्त्र शस्त्र के विरुद्ध, यानी जो मारकाट होती थी, दंगल होती थी, उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई है। डॉक्टर लोहिया के शब्दों में, आज संसार में बड़े से बड़े आंदोलन और क्रांति का युग है। इनको समझना उतना ही ज़रूरी है कि हम संसार की उन्नति में अपना हिस्सा बटाएं, इसलिए कि हमें आज़ादी की लड़ाई लड़ने में मदद मिले। यानी राम मनोहर लोहिया का कथन है। अभी जो एग्ज़ाम हुआ हमारा अगस्त माह में नेट का, उसमें कथन पूछे हुए थे और उस कथनों में वह महात्मा गांधी के कथन कौन से हैं, ऐसे कुछ तो पूछा था। तो ये लोहिया का कथन है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। लोहिया कहते हैं कि आज संसार में बड़े बड़े आंदोलनों और क्रांति का युग है। आज कौन सा है संसार में, यानी पूरे देश में बड़े बड़े आंदोलन हो रहे, बड़ी बड़ी क्रांति हो रही है और इसका यह युग है। इनको समझना उतना ही ज़रूरी है कि हम संसार की उन्नति करें, यानी हम संसार की उन्नति करें, तभी हम इस क्रांति को समझ सकते हैं। हिस्सा बटाएं, इसलिए कि हमें आज़ादी की लड़ाई लड़ने में मदद मिले। अभी विश्ववादी
व्यक्तित्व। लोहिया का विश्ववादी व्यक्तित्व किस प्रकार है? विश्ववादी। डॉक्टर लोहिया एक विश्ववादी व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति थे। वे अंतर्राष्ट्रीय एकता पर बल देते थे, राष्ट्रवाद के भी पक्षधर थे। यानी लोहिया जो है वह राष्ट्रवाद के पक्षधर थे, याद रखिए, और वह अंतर्राष्ट्रीय एकता चाहते थे। अब वे विश्व एकता के अधिकारी थे, अधिवक्ता थे। उन्होंने अपनी एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है, यानी लोहिया ने एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है, शुद्ध रूप में अंतर्राष्ट्रवाद तब तक उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक कि उसके समर्थक इस तथ्य को अनुभव नहीं करते कि विदेश नीतियों का वर्तमान संघर्ष सभ्यताओं का संघर्ष है, और जिसके ऊपर विजय विश्व के मस्तिष्कों को एक करके प्राप्त की जा सकती है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। आगे देखते हैं कि आगे है लोहिया का इतिहास बोध। इतिहास बोध क्या है ये देखते हैं। डॉक्टर लोहिया के इतिहास विषयक और अरस्तु के सिद्धांत से समानता रखते हैं। यानी डॉक्टर लोहिया के जो इतिहास विषयक विचार है, वह इतिहास विषय विचार जो है वह किस विद्वान से या किस सिद्धांत से मेल खाते या समानता पाते हैं? तो अरस्तु के सिद्धांत से, याद रखिए। लोहिया के इतिहास विषयक विचार अरस्तु के सिद्धांत से समानता रखते हैं। उन्होंने मार्क्स के आर्थिक विवेचन के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया है। यानी मार्क्सवाद का जो आर्थिक विवेचन का सिद्धांत था, उस सिद्धांत को लोहिया ने अस्वीकार किया है, यानी विरोध किया है। याद रखिए, पूछा जा सकता है कि डॉक्टर लोहिया ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को अस्वीकार किया? उसमें विवेचन सिद्धांत दिया जाएगा, आर्थिक विवेचना के सिद्धांत दिया जाएगा, या अन्य कोई ऐसे 4 विकल्प दिए जाएंगे। तो आर्थिक विवेचन के सिद्धांत जो है उन्होंने अस्वीकार किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने हीगलवादी दृष्टिकोण को भी स्वीकार नहीं किया। यानी लोहिया ने हीगलवादी जो दृष्टिकोण था उसको भी ठुकरा दिया है। डॉक्टर लोहिया ने इतिहास के संबंध में अपने विचारों का प्रसार अपनी कृति यानी व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, यानी ये लोहिया की एक किताब है अंग्रेजी, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, जो 1955 में प्रकाशित हुई थी। ये लोहिया की किताब है। इसी प्रकार उन्होंने कोणार्क, नालंदा, अजंता, एलोरा आदि में अंकित मूर्तियों और भित्ति चित्रों में एक दिव्य प्रतिभा के दर्शन किए हैं। कहाँ कहाँ के ये इन्होंने प्रतिमाओं के दर्शन किए हैं? कोणार्क, नालंदा, अजंता और एलोरा। अभी यहाँ पर मार्क्सवाद प्रारंभ होता है। मार्क्सवाद क्या है, इस पर हम प्रकाश डालते हैं। साम्यवाद या मार्क्सवाद एक ही विचारधारा के नाम है। यानी साम्यवाद और मार्क्सवाद एक ही विचारधारा के नाम है, याद रखिए। जिसे वैज्ञानिक समाजवाद, यानी जिसको वैज्ञानिक रूप से क्या कहते हैं? समाजवाद, और क्रांतिकारी समाजवाद, यानी साम्यवाद और मार्क्सवाद वैज्ञानिक रूप से समाजवाद और क्रांतिकारी समाजवाद भी कहा जाता है। इसके इन सभी नामों के पीछे कोई न कोई आधार है। इसे मार्क्सवाद, इसके प्रतिपादक कार्ल मार्क्स है। यानी मार्क्सवाद के प्रतिपादक या प्रस्तावक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है, याद रखिए, के नाम के कारण कहा जाता है। यानी मार्क्सवाद का जो प्रवर्तक है वह प्रवर्तन कार्ल मार्क्स ने किया है, और कार्ल मार्क्स के नाम से ही मार्क्सवाद जो है नाम आ गया है। साम्यवाद इसलिए कि इस विचारधारा के अंतिम उद्देश्य जिस आदर्श व्यवस्था में पहुंचना है उसका नाम साम्यवाद है। यानी साम्यवाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसलिए विचारधारा का अंतिम उद्देश्य, यानी वो जो मार्क्सवाद का अंतिम उद्देश्य क्या था? अंतिम उद्देश्य आदर्श व्यवस्था पहुंचाना। यानी मार्क्सवाद का अंतिम उद्देश्य क्या था? तो अंतिम उद्देश्य ये था कि जिस आदर्श व्यवस्था में पहुंचना, यानी एक आदर्श व्यवस्था स्थापित करना, यानी साम्यवाद, उसका नाम साम्यवाद है। वैज्ञानिक समाजवाद, यानी साम्यवाद का ही वैज्ञानिक नाम क्या है? तो समाजवाद है। और क्रांतिकारी समाजवाद नामों का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ताकि इसे समाजवाद के दो अन्य रूप हैं मार्क्सवाद में। कौन से? स्वप्नदर्शी समाजवाद और विकासवादी समाजवाद। अभी स्वप्नदर्शी विकासवाद क्या है और विकासवादी समाजवाद क्या है, यह भी हम देखेंगे। से अलग किया जा सके, मार्क्सवाद या साम्यवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स नामक 2 यूरोपीय चिंतकों ने किया। यानी कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? तो यूरोप के थे। उसके बाद
साम्यवाद का प्रतिपादन, यानी साम्यवाद का प्रतिपादन किन दो लोगों ने किया है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक। कौन से? कार्ल मार्क्स या साम्यवाद? कार्ल मार्क्स को ही साम्यवाद कहते हैं और साम्यवाद को ही कार्ल मार्क्सवाद कहते हैं, याद रखिए, ये की नाम है। और ये कार्ल मार्क्सवाद, मार्क्सवाद या साम्यवाद, यह जो है यह कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स नामक दो यूरोपीय चिंतकों ने 19वीं सदी में किया था। मार्क्सवाद और साम्यवाद का प्रतिपादन किस सदी में हुआ? तो 19वीं शताब्दी में हुआ, या किए। आगे चलकर 1917 में लेनिन, 1917 में लेनिन का समय क्या है? 1917। सोवियत रूस में तथा 1949 में माओ माओ त्से-तुंग ने चीन में इस विचारधारा को आधार बनाकर क्रांतियाँ की तथा एक नए प्रकार की राजनीति प्रणाली का विकास किया। यानी मार्क्सवाद के चीन में प्रवर्तक कौन थे, या मार्क्सवाद को चीन में कौन ले गया? तो माओ त्से तुंग, यह जो है चीन में ले गया 1949 में, और 1917 में लेनिन में सोवियत रूस में लिए गया। यानी 1917 में मार्क्सवाद को सोवियत रूप में किसने लिया? सोवियत रूस में, तो लेनिन ने ले गए, याद रखिए। कार्डवेल, चार्ल्स थॉम्पसन, अर्नेस्ट फिशर, ब्रेक्ट ब्लॉक, बेंजामिन गोल्डमन, एडानो आदि को भी मार्क्सवादी विचारधारा के प्रमुख स्तंभ के रूप में, याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। जॉर्ज थॉम्पसन, अर्नेस्ट फिशर, ब्रेक्ट ब्लॉक, बेंजामिन गोल्डमन, एडानो, यह इनको भी मार्क्सवादी विचारधारा के प्रमुख माने जाते हैं, प्रमुख स्तंभों में से। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, स्वाधीनता संग्राम के दौरान मावेंद्र नाथ राय मार्क्सवाद के प्रमुख प्रखर समर्थक थे। यानी भारत का प्रश्न में, यानी भारत में मार्क्सवाद के कौन समर्थक थे? तो उनका नाम है, देखो, मानवेंद्र नाथ रॉय, यानी मानवेंद्र नाथ रॉय, यह जो है भारत में मार्क्सवाद के समर्थक थे, याद रखिए। वे लेनिन के सलाहकार मंडल के सदस्य भी रहे। यानी मानवेंद्र नाथ रॉय, यह जो है यह किसके सदस्य रहे? तो लेनिन के सलाहकार मंडल के सदस्य रहे। किंतु 1940 में उनका मार्क्सवाद से मोहभंग हो गया तथा उसके विचार कुछ बदल गए। इसी प्रकार कुछ समय तक जवाहरलाल नेहरू पर भी मार्क्सवाद का असर देखा, किंतु बाद में स्वयं उन्होंने स्पष्ट किया कि वे मार्क्सवाद के कम, समाजवाद के ज़्यादा नज़दीकी है। कौन, किसने किया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि मैं मार्क्सवाद के कम और समाजवाद के ज़्यादा नज़दीक हूँ। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण, जिसमें भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी शामिल थे, यानी जो दूसरे चरण में स्वाधीनता आंदोलन के, जिसमें भगत सिंह जैसे अच्छे थे, पर भी मार्क्सवाद का व्यापक असर रहा। यानी मार्क्सवाद भी फिर व्यापक स्तर पर दिखाई दिया। वर्तमान समय में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, यानी ये पूछा जा सकता है संक्षिप्त रूप में, सीपीआई का मतलब क्या होता है? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी का संक्षिप्त रूप क्या है? सीपीएम। सीपीएम का संक्षिप्त रूप क्या है? ये एक आध बार पूछा जा सकता है कि मिलान कीजिए में। सीपीएस मतलब मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी, और सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। फॉरवर्ड ब्लॉक आदि राजनीतिक दलों तथा कई नक्सलवादी व माओवादी संगठनों पर इस विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव नजर आता है। मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्सवाद एक जटिल विचारधारा है। यानी मार्क्सवाद एक कौन सी विचारधारा है? तो जटिल विचारधारा है, जिसमें बहुत से विचार निहित है। उन सभी विचारों की समग्रता को ही मार्क्सवाद कहा जाता है। मार्क्सवाद के प्रमुख विचारों का परिचय इस प्रकार है। यानी मार्क्सवाद के जो प्रमुख विचार है वह किस प्रकार है, नीचे देखते हैं। मार्क्सवाद के 3 अनिवार्य घटक है। यानी मार्क्सवाद के अनिवार्य घटक कितने हैं? 4, 5, 6, 10, 12, 19,
तो वह 3 है, याद रखिए। मार्क्सवाद के 3 अनिवार्य घटक है। वो 3 अनिवार्य घटक कौन से हैं? द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद, राजनीतिक अर्थशास्त्र, वैज्ञानिक समाजवाद। याद रखिए, ऐसे पूछा जा सकता है। द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद, राजनीतिक अर्थशास्त्र और वैज्ञानिक समाजवाद, यह किसके 3 अनिवार्य घटक हैं? मार्क्सवाद, मानवतावाद, ऐसे पर्याय दिए जाएंगे। तो मार्क्सवाद के अ, ये 3 अनिवार्य घटक है। कौन से? द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद, राजनीतिक अर्थशास्त्र, वैज्ञानिक समाजवाद। यह जो है, यह मार्क्सवाद के अनिवार्य घटक है 3। कभी कभी ये क्रम से लगाने में पूछा जा सकता है। ऊपर नीचे देगा और पूछने क्रम से लगाने को कहेगा। जिसमें 2 प्रमुख सिद्धांत है। अभी मार्क्सवाद में कितने प्रमुख सिद्धांत है? तो 2 सिद्धांत है। वह 2 सिद्धांत कौन से? एक है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और दूसरा है ऐतिहासिक भौतिकवाद। यानी जिसमें 2 सिद्धांत है। अभी किसमें 2 सिद्धांत है? जो मार्क्सवाद में 2 सिद्धांत है। वहाँ 2 सिद्धांतों में एक का नाम क्या है? एक का नाम है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और दूसरे का नाम है ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संबंध प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से है। यानी द्वंद्वात्मक जो 1 नंबर का सिद्धांत है, द्वंद्वात्मक, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वह प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से है। यानी प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से किस सिद्धांत का संबंध है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का है। जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या है। यानी ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है? तो भौतिकवाद मनुष्य की संपूर्ण, यानी मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या करना किसमें? ऐतिहासिक भौतिकवाद में आता है। मार्क्सवाद द्वंद्वात्मक के नियम को मानता है। यानी मार्क्सवाद किस नियम को मानता है? मार्क्सवाद द्वंद्वात्मक के नियम को मानता है। यानी मार्क्सवाद द्वंद्वात्मक जो सिद्धांत है उसको मानता है। अभी द्वंद्वात्मक सिद्धांत यानी क्या? हमने अभी देखा, जगत के नियमों की व्याख्या से है। यानी जगत की जो नियम है, प्रकृति और जगत के जो नियम है उसकी व्याख्या से वह इसको मानता है। यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को मार्क्सवाद मानता है, याद रखिए। उसका दावा है कि प्रकृति और समाज में होने वाले सभी परिवर्तनों के मूल में यही नियम कार्य करता है। यानी मार्क्सवाद का मानना है कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वह क्या है? वह दावा करता है कि प्रकृति और समाज में जो भी परिवर्तन होता है, जो भी बदल होता है, वह मूल यही है कि नियम कार्य करता है, यानी एक नियम में कार्य करता है। इस धारणा के अनुसार प्रकृति की हर वस्तु तथा दुनिया के प्रत्येक समाज में कुछ भीतरी अंतर्विरोध होते हैं, जिनके कारण उनके भीतरवाद और प्रतिवाद में द्वंद्व की प्रक्रिया लगातार चलती है। इन दोनों के संघर्ष के माध्यम से एक तीसरी अवस्था है। यानी इन दोनों की दोनों के संघर्षों के माध्यम से, किन दोनों के बीच के संघर्षों के माध्यम से तीसरी अवस्था उत्पन्न होती है? कौन सी? तो यहाँ पर अंतर्विरोध और प्रतिवाद। अंतर्विरोध और प्रतिवाद, इन दोनों के संघर्षों से तीसरा एक वाद जो है वह उपस्थित होता है, सामने आता है। वह कौन सा है? तो अवस्था संवाद, यानी तीसरी अवस्था। वाद प्रतिवाद, अंतर्विरोध और प्रतिवाद जब होता है, वाद प्रतिवाद होता है, वाद और प्रतिवाद होता है, तो उससे संवाद जो है स्थापित होता है, का उद्भव होता है। संवाद वस्तुतः वाद और प्रतिवाद की कुछ विशेषताओं को जोड़कर तथा कुछ को छोड़कर एक समझौते की तरह विकसित होता है। यानी संवाद, यानी किन किन दोनों के संघर्षों से वो संवाद निर्माण होता है? वाद और विवाद। यानी कोई कहता है कि ब्रेक लगने पर गाड़ी रुकती है और एक कहता है कि नहीं, ब्रेक लगने पर गाड़ी रुकती ही नहीं, चलती ही रहती है। तो इसमें क्या किया? इसने इसके वाद का जो है वो उसने विरोध किया और वो दोनों पर बहस होने लगी, एक दूसरे को समझाने लगे, अपना जो मत है, अपनी जो बात है वह सही करने में लग गए। वाद प्रतिवाद, जब वाद और प्रतिवाद मिलता है,
यानी वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है तो तीसरी अवस्था उत्पन्न होती है। तीसरी अवस्था का नाम क्या है? तो वह है संवाद। संवाद वस्तुतः वाद और प्रतिवाद की कुछ विशेषताओं को जोड़कर तथा कुछ को छोड़कर एक समझौते की तरह विकसित होता है। आगे चलकर संवाद खुद ही वाद बन जाता है, यानी आगे चलकर जो संवाद है वह संवाद ही वाद का रूप लेता है। उसके विरुद्ध पुनः प्रतिवाद का विकास होता है। वाद प्रतिवाद तथा संवाद की इस त्रिस्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से ही सारा विकास होता है। यानी त्रिस्तरीय प्रक्रिया वाद संवाद की, उससे ही एक माध्यम का विकास होता है। अंत विकास के लिए द्वंद्व या संघर्ष जरूरी नहीं है। यानी विकास होने के लिए मार्क्सवाद क्या कहता है? विकास होने के लिए द्वंद्व और संघर्ष जो है वह जरूरी नहीं है। मार्क्स ने यानी कार्ल मार्क्स ने विषेद के विशेष का, यानी कार्ल मार्क्स ने जो विषेद के विषेद का नियम कहा है। मानव समाज का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि इसमें एक बुनियादी ढांचा होता है। मानव समाज का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? तो मानव समाज का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि बुनियादी ढांचा होता है, शेष ऊपरी ढांचे, यानी जो बुनियादी ढांचे और ऊपरी ढांचे। बुनियादी ढांचा उत्पादक प्रणाली, यानी बुनियादी ढांचा क्या है? तो वह बुनियादी ढांचा यानी उत्पादन प्रणाली अर्थव्यवस्था को कहते हैं, यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन। यानी अर्थव्यवस्था को कहते हैं कि जो उत्पादन प्रणाली है उसको मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी अर्थव्यवस्था को कहते हैं। उत्पादन प्रणाली से ही समाज का संपूर्ण ढांचा निर्धारित होता है। यानी उत्पादन यानी जो उत्पादन प्रणाली, जो वो उसकी जीने मरने के लिए जो पैसा होता है या जीने के लिए जो भी उत्पन्न होता है, रोजगार होता है, उस पर समाज के शेष सभी ढांचे जैसे सामाजिक मान्यताएं, राजनीति, कला, संस्कृति इत्यादि से निर्धारित होते हैं तथा उत्पादन प्रणाली के बदलने पर वे भी बदल जाती है। यानी उत्पादन प्रणाली बदल गई तो फिर जो भी मान्यता है वह मान्यता है, राजनीति बदल जाती है, कला, संस्कृति, यह सब कुछ बदल जाते हैं। मार्क्स का दावा है कि हर समाज दो वर्गों में, अमीर तथा गरीब में विभाजित होता है। यानी कार्ल मार्क्स समाज जो है दो वर्गों में बटा हुआ मानते हैं। दो वर्ग कौन से? एक जो है अमीर है और दूसरा कौन सा है? दूसरा जो है गरीब है। इतिहास के किसी चरण में कुछ व्यक्ति बलपूर्वक उत्पादक संपत्तियों के मालिक बन जाते हैं। यानी जो इतिहास जो है, यानी जिसके पास बल है वह बल के आधार पर उत्पादक संपत्तियों के मालिक बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ कठोर मेहनत के बल पर जीवित रहते हैं। यानी यहाँ पर अमीर वर्ग कौन सा है? जो उत्पादक संपत्ति के मालिक है वह क्या है? वह अमीर है। और बाकी के जो भी गरीब है उसके नीचे या उसके कठोर परिश्रम करते हैं और मेहनत करके जीवन जीते हैं। मेहनत के बल पर जीवित रहने और शोषण सहने को मजबूर होते हैं। यानी यहाँ पर अमीर जो है गरीब का शोषण करते रहते हैं। यह शोषण प्राचीन काल से ही शुरू हुआ है और बदले हुए रूपों में आज तक चल रहा है। इतिहास की व्याख्या का अर्थ यही है कि इन वर्गों के द्वंद्व के माध्यम से युग के परिवर्तन को समझा जाए। यानी इतिहास की व्याख्या कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि इन वर्गों के द्वंद्व, यानी किसका? जो अमीर और गरीब, ये दो वर्ग है, इन दो वर्गों के बीच का जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व के माध्यम से युग में जो परिवर्तन हो रहा है, बदल हो रहा है, उसको समझना। मार्क्स के अनुसार शोषित वर्ग की समस्याओं का एक ही समाधान है कि वह संगठित होकर हिंसक क्रांति करे। यानी जो शोषित वर्ग है, यानी जिसका शोषण हो रहा है, वह वर्ग क्या है? संगठित नहीं है, एकता के साथ आगे नहीं बढ़ता है, तो इसलिए वह शोषण का शिकार हो रहा है। जब सभी शोषित वर्ग में जितने भी इंसान है, समझो अभी एक मिल में जो भी मजदूर है, समझो 100 मजदूर है एक मिल में, और वो 100 मजदूर एक साथ आकर आवाज़ उठाए गुलामी के विरुद्ध या किसी
समस्या के विरुद्ध है, तो उसका निराकरण हो सकता है। इस 100 में से 10 कहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी पूरी पेमेंट मिलनी चाहिए, और फिर बाकी के 10 क्या कहते हैं कि नहीं, जितना मिलता है उतने में भी हम अच्छे खासे जी रहे, तो क्यों हमें झगड़ा करना चाहिए। फिर 20 कहते हैं कि नहीं नहीं, यह सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी हम आवाज़ उठाएंगे, ज़रूर उठाएंगे, लेकिन हमारे पेट का क्या होगा। ये ऐसे 100 लोग जो है 100 विचारधारा के हैं, इसलिए वो एक नहीं हो सकते, और हिंसक प्रवृत्ति में जो है शोषण हो रहा है, उसका विरोध नहीं कर सकते। कार्ल मार्क्स के अनुसार शोषण वर्ग की समस्याओं का एक ही समाधान है कि वह संगठित होकर, यानी पूरे संगठित होकर वह शोषित वर्ग जो शोषण करता है उस पे जो हिंसक क्रांति करे, यानी ये हिंसक क्रांति करे, कुछ बल दिखाए, शक्ति दिखाए, तो वह उसका शोषण थम जाता है। अर्थात अपने वर्ग की वास्तविक स्थितियों तथा हितों की समझ में पैदा होने पर शोषित वर्ग अपने अधिकारों के लिए जागरूक होता है और क्रांति की संभावना बनती है। यानी फिर वो यानी संगठित होने के बाद एक मत आ जाएगा, एक मत में फिर वो क्रांति हो जाएगी, और फिर वह उसमें अपने आप जो है उसका जो शोषण हो रहा है वह थोड़ा कम हो जाएगा। मार्क्सवाद की गांधी जी तथा स्वप्नदर्शी समाजवादियों द्वारा समर्थित हृदय परिवर्तन के विचार में कोई अवस्था नहीं है, क्योंकि उसके अनुसार यह एक कल्पना है, यथार्थ नहीं है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आज सिर्फ 30 मिनट का ही हमने रिकॉर्ड किया, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर रुकते हैं और इसके बाद हम विस्तार से देखेंगे। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।